हेलो डियर फ्रेंड्स, हम लेके आए हैं प्रीवियस पेपर लैब टेक्नीशियन ग्रुप 5 सीरीज, जिसमें हम 2022 लैब टेक्नीशियन का पेपर डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, और 2023 के भी 75 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। हम आज आगे डिस्कस करने वाले हैं 76 से आगे, और उसके साथ साथ 2025 में लैब टेक्नीशियन की जो होने वाली एग्ज़ाम में उसमें कुछ ऐसे संभावित क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 2023 में भी बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। लगभग 37 क्वेश्चन हमने देखे उसमें जो रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आई होप कि 2025 में भी ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम वो भी पेपर सोल्व करते चले और संभावित क्वेश्चन भी हम नोट करते चले। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, और वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट्स और लाइक कर दिया करें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 76 जो सीरीज चल रही 2023 का जो प्रीवियस पेपर लैब टेक्नीशियन का। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 76 से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो 76 का जो क्वेश्चन है, इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्लड ग्रुप। ठीक है, सीधा सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हमने बताया था कि हर एक चीज़ को सिंप्लीफाई करो, या तो इंग्लिश वाला पढ़ो, इंग्लिश वाला नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश वाला ऑप्शन अगर ऑब्जेक्टिव में समझ में नहीं आ रहा है, फिट नहीं बैठ रहा है, तो हम हिंदी वाले को लेके चलो। ठीक है, लेकिन उसको फिट बिठाओ, उसको पहले सिंप्लीफाई करो। तो इसमें तो सिंपल बोला गया है कि रक्त आदान अभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण रक्त समूह प्रणाली कौन सी है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सभी ने देखा होगा कि जो फिलहाल अभी जो प्रचलित में है वो कौन सा है, एबीओ ब्लड ग्रुप। बाकी तो सब कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है, और दो ही चल रहे, आरएच और एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो मोस्टली जो अभी जो ट्रांसफ्यूज होता है तो ए पॉजिटिव ए वाला ग्रुप ट्रांसफ्यूज होता है, बी वाला, ओ वाला, ए बी वाला। ठीक है, तो इस तरीके से चल रहा है। जो आरएच आप लोग पता ही है कि जो आरएच एंटीजन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रदर्शित करते हैं। तो इससे और रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनका डिस्कवरी हमेशा हर साल पूछा गया है कि एबीओ ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी कब हुई थी और किसने की थी। ठीक है, और आरएच पॉजिटिव जो आरएच एंड ब्लड ग्रुप है उनकी डिस्कवरी कब हुई, तो उसको भी नोट चले कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी कब हुई थी, 1900। ठीक है, 1900 में हुई थी, और किसने की थी, कार्ल लैंडिस्नर ने। ठीक है, ये अकेले ही ने की थी। कब की थी, 1900 में। और जस्ट 40 साल बाद, ठीक है, 40 साल बाद 1940 में आरएच ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी हुई थी, और किसने की थी, कार्ल लैंडिस्नर और विनर ने की थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर नोट करें, और ऐसे क्वेश्चन आए तो ये दोनों आप क्वेश्चन रख ले, एबीओ के लिए भी उसका सन भी याद कर ले और किसने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो इस तरीके से नोट करते चले। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप 1900 कार्ल लैंडिस्टीनर ने, और जस्ट 40 साल बाद 1940 में आरएच ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी हुई थी, और किन ने, इसमें दो, कार्ल लैंडिस्नर और विनर ने। ठीक है, तो इस तरीके से एमसीक्यूज आप नोट करते चले, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ही नहीं सोल्व करना है, उसके साथ साथ हमें 2025 में होने वाली लैब टेक्नीशियन की एग्ज़ाम में भी आना संभावित क्वेश्चन भी हम लोग मोस्टली डिस्कस कर रहे हैं। तो आप वो उसकी तैयारी मेन करें, यहाँ क्वेश्चन आंसर के ऊपर कम ध्यान करके नेक्स्ट एग्ज़ाम में होने वाले जो संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड, वो आप ज़रूर नोट करें। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको संभावित क्वेश्चन नोट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी आघात प्रतिक्रिया चिकित्सा आपात स्थिति है और प्राप्तकर्ता, सॉरी इंग्लिश वाला पढ़ते हैं पहले, कि विच ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज अ मेडिकल इमरजेंसी एंड रिजल्ट फ्रॉम इंट्रावास्कुलर डिस्ट्रक्शन ऑफ डोनर रेड सेल्स बाय एंटीबॉडी इन द रेसिपिएंट। ठीक है, अब इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में आप पढ़ के बता देते हैं कि कौन सी आघात प्रतिक्रिया है, एक चिकित्सा आपत्ति स्थिति है, और जो प्राप्तकर्ता में प्रतिरक्षी द्वारा देने वाले लाल रक्त कोशिकाओं के अंत शोषण विनाश के परिणाम स्वरूप होती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल भी नहीं समझने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताते हैं। इसमें सीधा सीधा बोला गया है कि एक तो क्या होता है, एक डोनर होता है, एक दाता होता है और एक ग्राही होता है। ठीक है, एक डोनर होगा और एक रेसिपिएंट होगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो डोनर के हम आरबीसी किसी पेशेंट को देते हैं, ठीक, तो वो क्या कर जाता है। ठीक है, तो जैसे डोनर का जो ब्लड डोनेट करता है, आरबीसी करता है, तो इसमें क्या बोला गया कि जो रेसिपिएंट है,
तो रेसिपिएंट में ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी जो आरबीसी जो आ रही थी उसी के खिलाफ एंटीबॉडी बन रही है, ठीक है, और उन आरबीसी को क्या कर रही है, विनाश कर रही है। समझ रहे हो, देखो अब कितना सिंप्लीफाई हो गया होगा, ठीक है। क्या इसको कैसे समझेंगे हम लोग कि जो रेसिपिएंट के अंदर जो ब्लड है, ठीक है, उसके अंदर जो एंटीबॉडी है वो क्या कर रहा है, जिसके उसको जैसे ब्लड चढ़ाया, ठीक है, बाहर डोनर का ब्लड उसको चढ़ाया, तो वो क्या उसके अंदर जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन उसके अगेंस्ट फॉर्मेशन बनाने लगी, ठीक है। उस चीज़ को क्या बोलेंगे, तुरंत जैसे उसको ब्लड चढ़ाया उसको एकदम घबराहट साइड की होने लगी, बहुत एकदम इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन हो गई। तो वो क्रिटिकल कंडीशन किस स्टेज में हुई है और जो उस स्टेज को पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है, उस परिणाम को पूछा गया है कि जैसे अगर किसी रेसिपिएंट के अंदर हम उसको या ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं और उसको तुरंत ही रिएक्शन हो गया है, तो उस परिणाम को क्या बोलते हैं। तो एलर्जिक रिएक्शन तो स्वाभाविक बात होती है, ठीक है, तो इसका ए आंसर तो नहीं आएगा, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन दिया है क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एलर्जिक रिएक्शन लगाएंगे, लेकिन इसका एलर्जिक रिएक्शन क्योंकि वो स्वाभाविक होता है, हल्का सा उसको क्या हो सकती है, वोमिटिंग टाइप का हो सकता है उसको, या बुखार आता है, ये नॉर्मल है। लेकिन उसमें क्या इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति बन गई है, ठीक है, विनाशक परिणाम बताना है हमें। तो विनाशक परिणाम क्या होगा, तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, एलर्जी तो नॉर्मल बात होती है, ठीक है, अधिकतर स्टूडेंट ये एलर्जी लगा के आ जाते हैं, लेकिन एलर्जिक रिएक्शन उसकी सही नहीं है। अब मैं बताऊंगा उसमें क्या हो जाएगा, एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, जैसे हमने ट्रांसफ्यूजन किया, अब नाम से ही पता चल रहा है कि वो तुरंत हो रहा है, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा, जैसे हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप उसको 100% आप उसको सही करोगे। अगर नेक्स्ट टाइम में अगर वो जैसे परिणाम स्वरूप लेट रिएक्शन हुई, ठीक है, और रेट लेकिन गंभीर तरीके से हो गई, तो वो कौन सी आएगी हमारे, तो तब उसका आंसर हमारा आएगा डी, ठीक है, डिले हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, लेकिन इसका आंसर बी आया, ठीक है। इसमें फाइब्रिल नॉन हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन, अब फाइब्रिल हो रहा है नॉन हिमोलाइटिक, तो फिर तो इमरजेंसी कैसे कहलाएगी, ठीक है, कोई विनाशक परिणाम नहीं है, लेकिन इसमें विनाशक परिणाम देना है हमें। तो क्या हो रहा है, एक तुरंत ही ब्लड क्या हो रहा है, हिमोलाइटिक हो रहा है, टूट रहा है, उसका आरबीसी क्या हो रही है, रप्चर हो रही है, ठीक है। क्योंकि आरबीसी रप्चर क्यों हो रही है, क्योंकि जो रेसिपिएंट है, ठीक है, जो ग्राही जो जिसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसके अंदर क्या हो रही है, वो जो ब्लड, क्योंकि ब्लड चढ़ाएंगे तो उसके अंदर जो एंटीजन्स होंगे, आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ना, तो उसके अंदर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलपमेंट हो गई है, या पहले से डेवलपमेंट उसने मूड बना लिया है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, अब वो एक्टिव हो गई एंटीबॉडी, तो जैसे उसको ब्लड चढ़ाएंगे वो रिएक्शन कर जाएगी। अगर उसको रिएक्शन कर जाएगी तो फिर वो किस कंडीशन, उस कंडीशन को क्या पूछा गया, तो वो आएगा हमारा एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप तैयार रहें, ये अभी जल्दी पूछ लिया है, ठीक है, लेकिन अगर डिले इसमें आएगा, डिले अगर ऐसा पूछ लिया तो ठीक है, परिणाम स्वरूप मतलब बाद में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लोग लिखेंगे हमारा डिले हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक। लेकिन ये अभी इसका जो आंसर आएगा एक्यूट, ठीक। इस तरीके से आप लोग नोट करते चले, बिल्कुल आप इस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आइडियली द यूरिन सैंपल शुड बी एग्जामिनेड विद इन द हाउ मेनी आवर्स ऑफ वोडिंग। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था, जैसे मैंने लेक्चर में भी ये चीज़ें बताई थी, और एमसीक्यूज़ में भी ये सीरीज़ में चला रहा हूँ कि बच्चों को क्यूज़ में भी दिया था कि जो यूरिन होता है वो ऑलमोस्ट, जैसे अब यहाँ पर देखो नॉर्मल यूरिन को नॉर्मल रेंज में भी पूछ लेता है, और जैसे एक रेंज में भी पूछ लेता है, और एक ऑलमोस्ट भी पूछ लेता है। ऑलमोस्ट का मतलब है तो एक्यूरेटी बताना है, ठीक है, ऑलमोस्ट पूछ लिएगा तो वो क्या लेगा, ऐसे रेंज में नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पर रेंज में पूछ लिया तो कम से कम मैंने बताया था कि हमारा 1 से 2 घंटे के लिए, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह अगर ऐसा आ जाता 3, 4, 1, 2 आता है, तो उसका आंसर हमें 2 लगाना है, ठीक। कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, लेकिन यहाँ पर अब मैंने बता ही दिया कि 1 से 2 होता, तो इसका आंसर हमारा कितने घंटे के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। जैसे हमारे पास यूरिन लेब में आता है तो उसके कितने टाइम बाद हमें परफॉर्मिंग कर लेनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी बच्चों को दिया था, ठीक है। एक जो ग्रुप बना हुआ है जमरे एजुकेशन पॉइंट के ऊपर जो ग्रुप बना है, आप जुड़ सकते हो, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी लिंक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम लोग एमसीक्यूज डालते हैं, ऐसे क्यूज टाइप का, ठीक है, जो संभावित 2025 के लिए संभावित क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, आप देख ही रहो, 1 से 2 घंटे के लिए, ठीक है। अगर इसमें सिंपल क्वेश्चन आता है, अगर नेक्स्ट बार सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो आप 2 घंटे लगाओगे, ना कि 1 घंटे, ठीक है।
यूपीटी का भी आता है, लेकिन यूपीटी का हम 1 घंटे के अंदर अंदर लगा लेना चाहिए, हालांकि 24 घंटे में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द एबनॉर्मलिटीज ऑफ यूरिन वॉल्यूम इन विच यूरिनरी वॉल्यूम लेस, ठीक है, लेस 200 ml पर 24 आवर्स, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आज के बाद इस क्वेश्चन के बाद आपको यूरिन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होंगे, और होने वाली एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो किस तरीके से सोल्व कर पाओगे, किस तरीके इसमें इस क्वेश्चन में चेंजेस करेंगे, वो भी आप ज़रूर नोट करें। ठीक है, इसकी जगह देखो 2000 दे सकता है, 800 दे सकता है, या 3000 या 2500, ऐसा इसमें सिर्फ यहाँ पर उसमें वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। ऑब्जेक्टिव यही रहेंगे, होने वाले हैं, ठीक है, इसी तरीके से आने वाले हैं। लेकिन वो क्या करेगा, ये जो क्वांटिटी दे रखी है उस क्वांटिटी में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं, ऐसे सभी बच्चों को पता ही होता है। ठीक है, हम ऑप्शन देखते हैं कि अनयूरिया, ठीक है, अनयूरिया, ओनयूरिया और पॉलीयूरिया और ओलिगो यूरिया। ठीक है, तो अनयूरिया का मतलब होता है बिल्कुल भी पेशाब पास नहीं हो रहा है। ठीक है, हम हमारे जो सिस्टम है, यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम से, वो कम्प्लीटली स्टॉप, अमूत्रता, उसमें पेशाब बन ही नहीं रहा है। ठीक है, यूरिन का सिक्रेशन हो ही नहीं रहा है, उस कंडीशन को बोलेंगे अनयूरिया। तो ए वाला तो हमारा आंसर है। और यहाँ पर क्वांटिटी दी गई 2000 मिलीलीटर पर 24 आवर्स, तो हमारा अनयूरिया तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2000 तो उसमें दिया हुआ है ना। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न है हमारा आगे, अनयूरिया। ठीक है, तो अनयूरिया ऐसा कुछ ऑप्शन, ठीक है, ये तो कन्फ्यूज़न करने के लिए दिया है, ये कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, ऑन एरिया, ठीक है, ऑन एरिया सिर्फ कन्फ्यूज़न के लिए दिया गया है। जो मेन 3 होते हैं, अनयूरिया, ओलिगो यूरिया और पॉली यूरिया। तो अनयूरिया का मतलब होता है कम्प्लीटली एब्सेंट ऑफ यूरिन, बिल्कुल भी यूरिन पास हो नहीं रहा है। ठीक है, और ओलिगो यूरिया का मतलब होता है लेस देन। ठीक है, ओलिगो का मतलब ही होता है कुछ, ठीक है, यूरिन पास हो रहा है लेकिन कुछ हो रहा है। और पॉली यूरिया का मतलब होता है मोर देन, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, इसमें मतलब 2 लीटर से कम। तो हाँ, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर कितना यूरिन पास आउट होना चाहिए, नॉर्मल रेंज पूछ लिया, तो 800 से 2000। ठीक है, आप इसको नोट कर ले। इसका जो है पर इंसान को 24 घंटे में कितना यूरिन पास करना चाहिए, तो 1 से 1 लीटर से 2 लीटर। अब ये ज़रूर नोट करते चले, ये क्वेश्चन आने वाले हैं। अनयूरिया क्या होता है वो भी आप नोट कर ले, कम्प्लीटली एब्सेंट ऑफ यूरिन। ओलिगो यूरिया का मतलब होता है कुछ, ठीक है, मतलब पूरी तरह से नहीं है। ये 800 और 2000 के बीच में होने वाला है। क्या होने वाला है, 8000 और 2000 के बीच में। तो अब इसके मुताबिक तो आपका आंसर क्या होने वाला है, आप ज़रूर इसको टिक कर लोगे। ठीक है, ओली यूरिया का मतलब मैंने बताया 800 और नॉर्मल रेंज के बीच में। ठीक है, तो ये कितना और लेस देन 2000 मिलीलीटर पर आवर्स बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओलिगो यूरिया। ठीक है, ठीक है, सॉरी, पॉली यूरिया बोला आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि ये 2000 से ज़्यादा बोल रहा है। ठीक है, तो ठीक है, 2000 से ज़्यादा बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, पॉली यूरिया। ठीक है, 2000 से कम नहीं आएगा, 2000 से ज़्यादा। ये सिंबल ध्यान से रखना। ठीक है, ये सिंबल बहुत कन्फ्यूज़न करता है, किसी किसी को समझ में नहीं आता है। ये 2000 की तरफ हमें लग रहा है कि 2000 कम बता रहा है, इसलिए मैं कन्फ्यूज़न हो गया था, सॉरी। ठीक है, इस चीज़ के लिए। लेकिन इसमें ये सिंबल मतलब धोखा दे जाता है, तो इस सिंबल को अच्छे से ध्यान दे, क्योंकि सिंबल अगर इसको पलटा देंगे तो इसका आंसर ओलिगो यूरिया आएगा, और ऐसा ही रखेंगे तो पॉली यूरिया आएगा। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है, गलत नहीं पढ़ना है, इसको करेक्शन कर लेना है, सी आएगा इसका आंसर। अब सी मैंने इसका पूरा डिस्कशन कर दिया है। अगर 800 से भी कम आ रहा है, नॉर्मल रेंज क्या है, 800 से 2000। ठीक है, नॉर्मल रेंज यूरिन का आप लोग लिख ले, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए। ठीक है, अगर 800 से भी कम हो रहा है या बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, उस कंडीशन को अनयूरिया बोलेंगे। वो ऑन यूरिया तो कन्फ्यूज़न के लिए है। पॉली यूरिया मतलब होता है 2000 से ज़्यादा, मतलब 2 लीटर से ज़्यादा पेशाब कर रहा है इंसान एक दिन में, उस कंडीशन को पॉली यूरिया बोलेंगे। और ओलिगो यूरिया का मतलब होता है कुछ कम, पेशाब की कमी। ठीक है, तो यहाँ पर कमी नहीं हो रही, यहाँ तो ज़्यादा हो रहा है, 2 लीटर से भी ज़्यादा पास कर रहा है 24 घंटों में। तो इसका आंसर आएगा पॉली यूरिया। ठीक है, बहुमूत्रता, वो नाम से ही पता चल रहा है, तो कन्फ्यूज़न हो, अच्छे से इसको समझे। ठीक, वो
इसमें है ना वो नंबर को देख के तो थोड़ा कन्फ्यूज़न आ गया था, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज़न ना हो, इसको ध्यान दे। ये अगर उधर तरह से अगर मुँह करेगा, वो बताना चाह रहा है बड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा वो सिंबल बहुत कन्फ्यूज़न करता है। नेक्स्ट देखते दोनों क्वेश्चन साथ में दे दिया है, ठीक है, ताकि हम लोग कन्फ्यूज़न और गलत आंसर कर दें, ठीक है। ये इसीलिए साथ मैंने प्रीवियस जो हम लोगों ने पेपर डिस्कस किए ना, ओल्ड पेपर, उसमें भी मैंने बताया, और उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन फंसे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, ताकि आप कन्फ्यूज़न हो, एक ना एक तो गलत करो, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, विच एबनॉर्मलिटीज ऑफ यूरिनरी वॉल्यूम कॉज इंक्लूड फाइबर्स स्टेट, एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, कॉन्जेक्टिवाइटिस, कार्डियक फेलियर और डिहाइड्रेशन। अब बॉडी में यहाँ कमी हो रही है, ठीक है। आप समझना इसका आंसर क्या आएगा, बॉडी में कमी हो रही है, ठीक। हिंदी में पढ़ेंगे, मूत्र की मात्रा की किन असामान्यताओं के कारण ज्वर की स्थिति, मतलब फीवर भी आ रहा है, बुखार भी हो रहा है, तीव्र ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है, कंजक्टिव कार्डियक विसफलता और निर्जलीकरण, मतलब बॉडी में कमी हो रही है, ठीक है। तो हमने बताया था ओलिगोयूरिया का मतलब क्या होता है, पेशाब की कमी। अनयूरिया का मतलब बिल्कुल भी पेशाब नहीं हो रहा है, ठीक है। और पॉलीयूरिया का मतलब होता है ज़्यादा। तो लेकिन इसमें डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब पेशाब की कमी हो रही है, ठीक है, इसलिए तो डिहाइड्रेशन हो रहा है। भाई हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन होगा तो पेशाब की भी तो कमी होगी ना। पॉलीयूरिया तो आएगा नहीं, पॉलीयूरिया में क्या होता है, पेशाब ज़्यादा आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, 2 लीटर से भी ज़्यादा है, लेकिन उसकी खुद बॉडी ही डिहाइड्रेशन हो रही है, बॉडी को ही पानी की ज़रूरत है, तो वो पेशाब भी क्या हो जाएगा, कम, पेशाब की कमी हो जाएगी, तो उस कंडीशन को बोलेंगे ओलिगोयूरिया में डिहाइड्रेशन। अब अनयूरिया यहाँ पर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अनयूरिया का मतलब तो बिल्कुल भी एब्सेंट, हम एब्सेंट भी बोल सकते हैं या बहुत ही कम, ना के बराबर, ठीक है, हालांकि एब्सेंट ही बोलते हैं हम लोग। तो इसका आंसर जो आएगा ओलिगोयूरिया राइट आंसर आएगा। बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, मतलब बॉडी डिहाइड्रेट हो मतलब पानी नहीं है बॉडी में, तो पेशाब की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस तरीके से समझे तो आप उसको गलत नहीं करोगे, ठीक है। एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे इस तरीके का क्वेश्चन बन जाए, एक्सेस ऑफ वाटर इन बॉडी, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, ज़्यादा हो रहा तो पॉलीयूरिया, ठीक है, या ज़्यादा मात्रा में यूरिन पेशाब करना, ठीक है, ऐसा आ जाएगा कि अगर मोर देन 2000 ml, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से सोल्व करें, तो पॉलीयूरिया उसका आएगा, ठीक। और नॉर्मल रेंज याद कर लोगे तो आपको इसको कभी भी गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। अनयूरिया में अपसेंट कर दो, ओलिगो में कुछ 800 से 2000, और पोली में 2000 से ऊपर, तो आप इसको कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। और नॉर्मल रेंज याद रखना 800 से 2000 पर 24 घंटे में पर ml, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो विच इज़ नॉट मेथड फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, ठीक है, नीचे दिए गए हैं, ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मूत्र के विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है, गुरुत्व को नापने की विधि नहीं है। अब देखो यहाँ गुरुत्व शब्द आ गया, तो गुरुत्वाकर्षण लोग लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या नाम आ गया, विशिष्ट गुरुत्व, गुरुत्व तो आ रहा है, तो गुरुत्व तो ए में भी आ रहा है हमारा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन इसके हिसाब से नहीं देखना है हमें, ठीक है, नहीं है बोल रहा है, तो हमें देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, गुरुत्व आ रहा है और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण भी आ रहा है, तो इसको अब नहीं है पूछ ला तो मतलब ये तो होगा, ऐसा बच्चे लगाते हैं, इसको नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें, भाई रेफ्रेक्ट्रोमीटर तो इसका जो सबसे जो बेस्ट मेजरमेंट होती है, ठीक है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये पूछा है, उसकी सांद्रता, उसका कंसंट्रेशन, जैसे मैंने प्रीवियस पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, और उसमें क्या पूछा गया कि यूरिन की ग्रेविटी नापने के लिए कौन सी मशीन क्या यूज़ किया जाता है, तो उसमें रेफ्रेक्ट्रोमीटर आता है। देखो ये क्वेश्चन और रिपीट हुआ, ऐसे 37 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो हो सकता है इसमें से कुछ और क्वेश्चन 2025 में भी रिपीट हो, ठीक। तो इसका आंसर है क्या, रेफ्रेक्टोमीटर, मतलब बी, इसका बी तो उसका यूज़ किया जाता है, नापने की विधि नहीं है पूछा है, ठीक है। और परावर्तक विधि, ठीक है, ये रेफ्रेक्टोमीटर तो है। रिएजेंट स्ट्रिप मेथड, ये भी हम लोग करते हैं लैब में। और यूरिनोमीटर, यूरिनोमीटर से तो हम लोग करते ही करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ग्रेविटेशनल मेथड, ये गुरुत्वाकर्षण विधि नहीं है, ये हम लोग फिजिक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसका ग्रेविटेशन देखते हैं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसमें हम गुरुत्वाकर्षण बल नहीं देखते, ए इसका राइट आंसर आएगा। अगर कोई ऐसा लगाएगा कि गुरुत्व बोल दिया और गुरुत्व, ऐसा तुक्का मारे कि यहाँ पर भी गुरुत्व बोल रहा है और यहाँ पर तो विशिष्ट गुरुत्व लिखा, तो इसका ये आंसर यही आएगा।
ठीक है। इस तरीके से कोई दिमाग लगाएगा और तुक्का लगाने की कोशिश करेगा तो आंसर सही चले जाएगा, लेकिन आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको सीखना है। ठीक है। तो ये बाकी 3 स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने की इकाई है मेथड से, और जो गुरुत्वाकर्षण है ग्रेविटेशन है वो तो क्या है कि वो हम ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण बल नापने के लिए किया जाता है, वो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच टेस्ट कैन बी applied stool to detection occur blood excess for fat excision and presence or absence of urobilinogen। ठीक है। अब ये क्या बोलने वाला है इसमें, हिंदी में देखते हैं गुप्त। ठीक है, हिंदी भी समझ लेते हैं हम लोग। गुप्त रक्त अतिरिक्त वसा उत्सर्जन और यूरोबिलिनोजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए मल पर कौन से परीक्षण लागू किए जा सकते हैं। ठीक है। तो हमें ये चीज़ें आना चाहिए कि यूरोबिलिनोजन मतलब बेंजीडिन टेस्ट लगाते हैं। ठीक है। बिलीरुबिन के लिए मतलब स्टूल्स में। ठीक है। गुप्त रक्त में जो होता है ना अकल्ट ब्लड, तो अकल्ट ब्लड के लिए हम लोग बेंजीडिन टेस्ट लगाते हैं। अब बेंजीडिन क्या है, केमिकल है, ऐसा दिमाग लगाना है हमें। ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, ये उसी को कन्वर्टेड करके पूछा गया है, ये सीधा सीधा कोई नहीं पूछ रहे इसमें। देखो 2023 में बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए हैं, तो आप भी थोड़ी लॉजिकली स्टडी करें ताकि आप उसमें अच्छे से समझ पाओ। क्वेश्चन देखो हमारे सिलेबस से रिलेटेड ही है, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से तोड़कर बनाए हुए हैं, ये फुल कोशिश करते कि हम किस चीज़ को कहाँ पर छुपाए, प्रश्न में ही ऐसी उस चीज़ को ऐसे छुपा दे, ऐसा कन्फ्यूज़न कर दे कि वो बच्चों को आए ही नहीं। लेकिन है अगर आप तर्क लगाओगे, कॉन्सेप्ट लगाओगे, तो आप इसको आसानी से समझ जाओगे। आप देखो डिटेक्शन ऑफ अकल्ट ब्लड ऐसा समझो, इतना समझो, फिर भी इसका आंसर आप दे पाओगे। लेकिन ये देखना है कि वो कहीं नोट तो नहीं लगा हुआ है। ठीक है। ये सारी चीज़ें तो समझ, अकल्ट स्टूल टू डिटेक्शन अकल्ट ब्लड इतना तो हमने पढ़ा था। ठीक है। बाकी तो सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न करने के लिए है, इससे रिलेटेड ही है, लेकिन वो कन्फ्यूज़न करने के लिए। देखो अकल्ट ब्लड टेस्ट क्यों करते हैं हम लोग, डिटेक्शन ऑफ बिलिरुबिन। ठीक है। ऐसा इसमें एब्सेंट और प्रेजेंट ये भी पता चल जाता है। लेकिन किससे करते हैं, तो हम बेंजीडिन से करते हैं ना, बेंजीडिन मेथड एक जो रिएजेंट यूज़ करते हैं अकल्ट ब्लड के लिए। तो आप सारी चीज़ें बिलिरुबिन के लिए भी ज़रूर पढ़े, यूरोबिलिनुबिन के लिए भी पढ़े, ये सारी चीज़ें आती हैं। कीटोन बॉडीज़ के लिए रोथराज टेस्ट लगाते हैं यूरिन में, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के रख ले। ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टूल्स में जो छुपा हुआ ब्लड ऐसा भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। जैसे होता है जो स्टूल्स में जो ब्लड आता है, लेकिन वो एक हाइडेंड तरीके से रहता है, उस कंडीशन को डिटेक्शन के लिए किसका यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है। क्या हाइपर एग्जामिनेशन किया जाता है, या कैटालाइक एग्जामिनेशन किया जाता है, या केमिकल एग्जामिनेशन, या माइक्रो एग्जामिनेशन। ठीक है। या सूक्ष्म परीक्षण। तो माइक्रो इसको, अब इसमें क्या है, एब्सेंट और प्रेजेंट दिखाना है हमें अकल्ट ब्लड। तो हम लोग बेंजीडिन हमारे दिमाग में आता है, और बेंजीडिन क्या है, केमिकल। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, केमिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर आता है। ठीक है। ऐसा ये देखो कन्फ्यूज़न करने वाले आते हैं इसमें। अगर पास वगैरह ऐसे देते हैं आरबीसी, अकल्ट ब्लड में आरबीसी, तो इसका आंसर क्या होने वाला था, माइक्रो एग्जामिनेशन। अगली बार ऐसा पूछ सकता है इसमें कन्फ्यूज़न करके। इसमें क्या पूछ लिया है, देखो इसमें यूरिबिलिनोजन को हटा के आरबीसी, पस सेल, एपिथेलियल सेल्स, क्रिस्टल्स, ये सारी चीज़ें स्टूल्स में देखने के लिए बोल देता, तो हमारा आंसर आ जाता माइक्रो एग्जाम, मतलब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। वो माइक्रो एग्जाम भी लिख सकता है। ठीक है। तो आप लोग दोनों तरीके से तैयार रहें। ऊपर वाली जो 2 चीज़ें तो वो तो ऐसे कन्फ्यूज़न करने के लिए दिए, लेकिन कोई जिस बिल्कुल भी पढ़ा नहीं होता है तो वो कुछ भी टिक करके आते हैं। ठीक है। तो इसका केमिकल राइट आंसर आएगा। और ध्यान रहे कि अगर ऐसा आरबीसी को, क्योंकि हम उसको तो माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, पस सेल्स को, एपिथेलियल सेल, ऐसी का सेल्स या टिश्यूज देखने के लिए कुछ ऐसी क्रिस्टल्स, ये सारी चीज़ें देखने को लिए बोलेगा, तो वो माइक्रो एग्जामिनेशन कहलाता है। ठीक है। तो आप तैयार रहें, इस तरीके से अच्छे से तैयारी करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूडो मेम्ब्रेनियस कोलाइटिस केस विच टाइप ऑफ डायरिया। ठीक है। जो सूडो मेम्ब्रोन्स स्थूलोस्कोप किस प्रकार के दस्त का कारण बनता है। ठीक है। इन्फ्लामेटरी डायरिया, ज्वरीय दस्त, या स्क्रेटरी डायरिया। ठीक है। या वाटरी डायरिया। तो इसका जो क्या मतलब किस कंडीशन में डायरिया पूछा गया। ठीक है। या फैटी डायरिया। ठीक है। वसायुक्त दस्त।
तो इसका जो आंसर आएगा हमारा इन्फ्लामेटरी डायरिया। अब इन्फ्लामेटरी डायरिया क्यों आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, एक बैक्टीरिया है, क्या है हमारा बैक्टीरिया, उसमें इन्फ्लामेशन कर रहा है, ठीक है। हमारे जो कोलाइटिस है, अब कोलाइटिस मतलब जो इंटेस्टाइन्स की जो लेयर्स है उनको भी क्या कर रहा है, वो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो किस वहाँ पर क्या वो कर रहा है, इन्फ्लामेशन कर रहा है। तो उस कंडीशन को देखो नाम से स्यूडोमेम्ब्रेनियस मत कोलाइटिस मतलब जो स्यूडोमोनास जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो स्यूडोमोनास क्या है हमारा बैक्टीरिया, और वो क्या कर रहा है, हमारी वॉल्स को ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो किस टाइप का डायरिया होगा, तो वो आएगा हमारा इन्फ्लामेटरी डायरिया, ठीक। अगर कोई खाने पीने से होता है, ठीक है, ऐसा भी होता है कोई खाने पीने का, तो वो उसका आंसर अलग हो जाता। जैसे अगर फेट के ऊपर से बनता है कि ज़्यादा मात्रा में अगर वसा चले हम लोग, मतलब ऐसा होता है कि स्किन ज़्यादा मात्रा में फेट को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसके कारण भी जैसे ज़्यादा मात्रा में हम लोग जैसे तेल पी लेते हैं, होता है ना, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा मात्रा में बोलते हैं ऑयली चीज़ें खाने से भी दस्त लग जाते हैं, ठीक है, किसी को पूरी हजम नहीं होती है, तो उस कंडीशन में वसायुक्त दस्त होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करके रखें। आते हैं which terminology in semen analysis mean all semen parameters are normal, ठीक है भाई, सीमन के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आने वाले हैं, ठीक है। सीमेन स्पर्म्स के ऊपर से बना हुआ है, मैं प्रीवियस लेक्चर में 2022 में भी इसको कन्वर्सेशन करके पूछा गया है, तो आप 2025 के लिए भी तैयार रहे, इस सीमेंस के ऊपर से क्वेश्चन आया ही है। एजोस्पेरिया, अस्पर्मिया, ठीक है, एजोस्पर्मेटोजोआ, अस्पर्मेटोजोआ, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। उसके हेड के ऊपर से पूछा गया पिछली बार, ठीक है, क्या अगर सीमेंस में अगर 2 हेड होंगे, ठीक है, डिप्लॉयड हेड पूछा गया तो किस कंडीशन में होगा, ये सारी चीज़ें भी पूछी गई है, ठीक है। तो आप ज़रूर पढ़े उसमें, तो डिप्लॉयड ऐसा पूछा था, ठीक है, तो उसमें 2 फ्लेजिला आता है। अगर नॉर्मल, जैसे नॉर्मल जो स्पर्म्स होता है उसका सिंगल फ्लेजिला होता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ना, तो जो नॉर्मल स्पर्म होगा उसका जो फ्लेजिला होगा वो सिंगल होगा, ठीक है। लेकिन एक ड्राई फाइटो अगर ऐसा आया तो क्वेश्चन आया था पिछले 2022 वाले में, ठीक है, ड्राई फाइटो करके आया था, और डाई फाइटो, तो उसमें फ्लेजिला 2, 1, 3 ऐसा आया था, तो उसमें हमारा जो क्वेश्चन आया था वो 2 फ्लेजिला आता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें देखते हैं वीर्य विश्लेषण में किस शब्दावली का अर्थ सभी वीर्य पैरामीटर सामान्य है, मतलब जो नॉर्मल सीमेन से हमारा नॉर्मल है। तो ल्यूकोसाइटोस्पर्मिया मतलब इसमें WBC है, तो ये तो उसका गलत आंसर है, कि इसमें देखो ल्यूकोसाइट मतलब WBC और स्पर्मिया मतलब स्पर्म, ठीक है, मतलब स्पर्म के अंदर WBC है, तो वो तो गलत है, ठीक है। दूसरा क्या, एजोस्पर्मिया, ठीक है, अशुक्राणुता, तो ये भी गलत है। अशुक्राणु, तो भाई शुक्राणु नहीं ये बोल रहा है ये, ठीक है, शुक्राणु है ही नहीं बोल रहा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा, सामान्य सामान्य मीटर कौन सा है, तो जो नॉर्मो एजो स्पर्मिया है, नॉर्मो मतलब नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मो जो स्पर्मिया, ठीक है, अस्पर्मिया, ठीक है, अस्पर्मिया मतलब स्पर्म ही नहीं है, एजो स्पर्म मतलब उसमें इजोकुलेशन ही नहीं हुआ है, ठीक है, एजोस्पर्मिया मतलब इजेकुलेशन ही नहीं हुआ स्पर्म में, ठीक है, और अस्पर्मिया मतलब स्पर्म है ही नहीं बोल दिया। लेकिन जो हमारा राइट आंसर क्या, नॉर्मल पैरामीटर पूछा उसमें, ठीक है, तो यहाँ तो लिखा है सामान्य पूछ लिया, नॉर्मल पूछ लिया, तो नॉर्मल और सामान्य एक ही चीज़ है, तो नॉर्मल एजोस्पर्मिया राइट आंसर है, ठीक है। अगले ऊपर से इसमें सब पूछ सकता है कि एब्सेंट ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, और एजुकेलेशन की बात आती है तो एजोस्पर्मिया आता है, ठीक है, और एब्सेंट और कंप्लीटली एब्सेंट ऑफ स्पर्म्स आता है तो अस्पर्मिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें, ठीक है, इसका आंसर देने में, ठीक है, इसका आंसर आप इसलिए दे सकते हो कि आपकी जो कैपेसिटी है, मेमोरी पावर है, उसको प्रेजेंटेट करने के लिए आप इसका आंसर कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। तो कमेंट्स तो ज़रूर करो, जैसे जो क्वेश्चन आप लोग खुद से भी पढ़ के दे सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसका आंसर कमेंट्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मलेरिया पैरासाइट टेस्ट इज पॉजिटिव व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही होने पर मलेरिया परजीवी परीक्षण सकारात्मक होता है, मतलब मलेरिया पॉजिटिव किस कंडीशन में बोलेंगे, इसका आंसर दो, बताओ क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है।
क्या 100 माइक्रो पर माइक्रोलीटर इन ब्लड, ठीक है। 100 पैरासाइट दिखेंगे या 100 से भी ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। ये जो सिम्बॉल्स है देखो, ये ज़्यादा का ही सिम्बॉल्स है, ठीक है। ये जो दिया गया वो ज़्यादा का ही है, हाई वाला सिम्बॉल है ये। 10 से 100 से ज़्यादा बोल रहा है इसमें, ठीक। 10 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, ठीक है। तो इसका जो इसमें 75 से अबव अबव पूछ रहा है इसको, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या, मतलब इसमें कुल मिला के जैसे हम लोग ब्लड स्लाइड देख रहे हैं, इसमें कितना दिखेंगे तब जाके हम उसको मलेरिया पॉजिटिव बोलेंगे। समझ रहे हो बात को? इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई जो हम स्लाइड देखेंगे, ठीक है, मलेरिया परजीवी का परीक्षण करेंगे ब्लड स्मीयर में, तो कितने मलेरिया देखने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें मलेरिया पॉजिटिव है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें उसमें पूछा गया है, तो उसमें सही क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर अब सभी को पता चली गया होगा या पता भी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो राइट होगा वो 100, ठीक है। जब हम स्लाइड में देखते हैं तो 100 से ज़्यादा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम दिखते हमें ब्लड स्मीयर में, तब हम लोग बोलते हैं कि मलेरिया पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये उसके लिए सही है, बाकी सब गलत है। इसमें देखते हैं इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ ह्यूमन आर क्लासिफाइड इनटू विच टू मेन किंगडम्स, ठीक। अब इसमें जो 2022 में इससे रिलेटेड क्या आएगा, किंगडम से ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक क्वेश्चन आया था कि किसने किया था, ठीक है। जो पांच जगत मोनेरा का जो क्लासिफिकेशन किसने दिया है, तो वीटेकर ने, ठीक है। वो अपने को पता है, जैसे हम लोग इस चीज़ को 11वीं 12वीं में भी पढ़ के आए हैं, जब हम 5 जगत में वर्गीकरण किया था ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो किसने किया था, वीटेकर ने। तो ये ऐसी चीज़ें आते हैं, ठीक है। ये किंगडम के ऊपर से मुझे याद आ गया, तो ऐसी चीज़ें आप ज़रूर याद करके रखें। वो पुराना पूछता है, भले हमारे अभी सिलेबस में फ़िलहाल में नहीं है, लेकिन वो पूछता है। और ये चीज़ें भी हमें देखो पढ़ाई नहीं गई है कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट इज ह्यूमन आर क्लासिफाइड इनटू विच टू मेन किंगडम। हमें तो ये भी नहीं पता था कि भाई जो मलेरिया पैरासाइट 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। हमने तो 4 भाग पढ़ के आए उसमें। कौन कौन सा? मलेरिया, देखिए मलेरिया के पढ़े हैं हमने कि क्या क्या होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, और ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हमें नई इसी लग रही है, लेकिन इसको घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें कैसे हमें रिलेट करना है, प्रोटोजोआ तो आप पकड़ ही लो, ठीक है। जहाँ पर प्रोटोजोआ आ रहा है वो आपका राइट आंसर होने वाला है। तो ए में तो प्रोटोजोआ है नहीं, तो इसको हटाई दो। मलेरिया क्या है, पैरासाइट प्रोटोजोआ में आता है ना। तो आप इसको देखो, समझने का है, मैं इसका पूरा सिंप्लीफाई करके बताऊंगा कि इसमें राइट आंसर क्या है। राइट आंसर भी आप देख रहे हो, लेकिन मेरा मतलब है कि राइट आंसर कैसे आया, ठीक है, और आगे कैसे आ सकता है, यही तो हमारा उद्देश्य है, ठीक। तो इसको जैसा आपको नहीं ये क्वेश्चन आ भी नहीं रहा था, तो दिमाग लगाने की बात है। आप डायरेक्ट आंसर देख के उसको करेक्ट मत करो, ठीक है। आप उसमें लॉजिक लगाओ कि ये क्यों आया, और ये आप ये चीज़ समझ जाओगे कि हर प्रश्न का आंसर क्यों आया, ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। क्यों आया, तो ये कैसे आया, ऐसे प्रश्न होना चाहिए मन में, तब जाके आप 2025 में भी ऐसे जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें आप चुटकियों में आप उसका आंसर सोल्व कर लोगे, ठीक। तो मनुष्य में आंत्र परजीवी के किन 2 मुख्य जगत में वर्गीकृत किया है, तो ए में क्या प्रोटोजोआ दिया ही नहीं है, उसको हटा दो, ठीक है। अब बी में क्या दिया है, बी में दिया हुआ है, लेकिन सी में नहीं दिया है, ठीक है। प्रोटोजोआ शब्द सी में है नहीं, तो ए और सी में नहीं है, दिक्कत किस में, बी और डी में आ रही है। तो देखो इसमें एक चीज़ देखना है, अब प्रोटोजोआ है तो दूसरी जाति भी तो उससे रिलेटेड ही होगी ना। उसकी जाति क्या होगी भाई, प्रोटोकॉल तो हो नहीं सकता, नियोकोल कैसे हो सकता है भाई। एक जाति अगर प्रोटोजोआ है तो दूसरी जाति भी तो मेटोजोआ होगी, है ना। ऐसा तुक्का मारने का बता रहा हूँ मैं, हालांकि हम ये जो बता रहा हूँ, जोआ का मतलब होता है पैरासाइट, ठीक है, जो किसी के ऊपर डिपेंड हो, मेटाजोआ और प्रोटोजोआ। तो ये दोनों स्पेसीज किसकी, हमारी मलेरिया की, ठीक है, दोनों किंगडम्स है किसके, मलेरिया के। लेकिन जब तुक्का लगाओ ना, तो तुक्का भी अच्छे से लगाना, ऐसे सोचना भाई ए में तो है ही नहीं, प्रोटोजोआ तो है नहीं, क्योंकि मलेरिया पैरासाइट प्रोटोजोआ आता है, तो ए में भी नहीं है। बी में है तो बी को छोड़ दो, सी है तो सी को कट कर दो, सी में भी सॉरी सी में है, ठीक है, डी में नहीं है, सॉरी सी में नहीं है, सी में नियोकोल और प्रोटोकॉल दिया, तो ए और सी हटा दो, कन्फ्यूजन हो रहा है बी और डी में। तो भाई कोई भी चीज़ नियोकोल कैसे हो सकता है,
जब उसकी प्रजाति तो उससे संबंधित ही होगी ना, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तो इसका जो राइट आंसर है बी, तो आप देख ही रहे हो। इस हिसाब से अपने को सोल्व करते चलना है, ऐसे क्वेश्चन आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर आर पैरासाइट लाइक लिस्मानिया डोनोवानिया और हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटेड डिटेक्टेड। ठीक है, लिस्मानिया डोनोवानी और हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम जैसे परजीवियों का पता कहाँ लगाया जाता है। देखिए इंग्लिश से हमें समझ, वो हिंदी इंग्लिश तो नहीं आ रहा था, इंग्लिश भी समझ में आ रहा था, लेकिन उससे सिंप्लीफाई हमारा हिंदी हो गया। अब इसमें देखो कोई लगाएगा, ये क्या है, ये तो पैरासाइट है। ठीक है, ऐसा सोचते कि लिस्मानिया डोनोवानिया क्या है, ये तो पैरासाइट है, तो इसको लगाओ, हमारा क्या आ जाएगा भाई, ये लंग्स में तो होगा नहीं, तो अधिकतर इसको इंटेस्टाइनल में लगाते हैं। अधिकतर लोग इसको इंटेस्टाइन लगा के आते हैं, जो कि इसका राइट आंसर नहीं है। ठीक है, हालांकि ये जो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, लंग्स में भी, और ये सेरिब्रल में भी चले जाते हैं। ठीक है, दोनों बैक्टीरिया। ठीक, लेकिन इसका जो राइट आंसर क्या आने वाला, कैसे होने वाला, मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो इसको समझो कि जो लिस्मानिया डोनोवानिया क्या है हमारा, ये एक पैरासाइट है और ब्लड बैक्टीरिया है। ठीक है, ब्लड में प्रेजेंट डिटेक्शन होने वाला पैरासाइट है। और एक क्या है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ये हमारा क्या है, ये फंगस है। क्या है हमारा, ये फंगस है। ठीक है, लेकिन ये दोनों कहाँ पर डिटेक्शन होती है, ये ब्लड से डिटेक्शन होने वाले हैं। तो अब ब्लड तो लंग्स में होगा नहीं, इंटेस्टाइन में होगा नहीं, आंत में होगा नहीं, और ना ही सेरेब्राइल में होगा। ठीक है, दोनों का डिटेक्शन ब्लड से किया जाता है। अगर इसकी जगह अगर इनमें ब्लड आता तो ब्लड इसका राइट आंसर होने वाला था, लेकिन ब्लड यहाँ पर है ही नहीं। तो हमें ऐसा दिमाग लगाना है कि हमारी स्किन्स में, टिश्यूज़ में क्या प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजेस। टिश्यू में भी मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस सेल्स होती है ना, तो इनको क्या करती है, वो फेगोसाइट करती है। मैक्रोफेजेस का मतलब क्या होता है, भक्षण करना। ठीक है, तो ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये मैक्रोफेजेस सेल्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये दोनों ब्लड में डिटेक्शन होने वाले हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो इन मैक्रोसाइट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता, नेम द 2 साइकिल्स ऑफ डेवलपमेंट इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ मलेरिया पैरासाइट। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड आते ही है सेक्सुअल, असेक्सुअल, इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है, डेफिनेटिव होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, ये सारी चीज़ें आती है, कई बार पूछे गए हैं। तो आज हम मलेरिया में जो इतने इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताएंगे, आप नोट करते चलो, और इसका आंसर तो आप देख ही रहे हो। ठीक है, लेकिन ये कैसे आया है, ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान देना है। ठीक है, तो इतना तो सभी को पता है कि मलेरिया में कौन कौन सी साइकिल चलती है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम लोग, साइगोनी, साइगोनी और डाइगोनी। ठीक है, तो ऐसी तो कोई साइकिल होती नहीं मलेरिया में, या एजोमाइन या फ्रेजोमाइन, ऐसी भी कोई साइकिल नहीं सुनी है हमने, या रायोजाइमिन और या लाइसोजाइमिन, ऐसी भी साइकिल नहीं सुनी है। साइकिल उसमें 2 साइकिल तो हमने सुनी है, लेकिन वो एक सीजोगोनी होती है और स्पोरोगोनी होती है। ठीक है, क्या होती है, सीजोगोनी और एक स्पेरोगोनी होती है। सीजोगोनी को इरेथ्रोगोनी भी बोलते हैं। ठीक है, सीजोगोनी को इरेथ्रोगोनी भी बोलते हैं। और ये दोनों असेक्सुअल साइकिल्स ही है, दोनों क्या है, ये दोनों असेक्सुअल साइकिल्स होती है। लेकिन अब मलेरिया के ऊपर से और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मलेरिया किससे होता है, अब ये सारी चीज़ें तो पूछना बंद कर दिया कि एनाफिलीज मॉस्किटो से होता है, ये तो हमारा बेसिक नॉलेज हो गया अब। ठीक है, कि मलेरिया किससे होता है, वो एनाफिलीज मॉस्किटो से। अब ये हमारे बॉडी में जाके किस पार्ट को अफेक्ट करते हैं मोस्टली, तो लीवर को। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। ठीक है, तो मोस्टली या किस चीज़ को रेप्चर कर सकते हैं, या सेल्स दे दिया आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो वो आरबीसी को रेप्चर करता है। ठीक है, मोस्टली तो लीवर में जाएगा और वो हमारे आरबीसी को रफ्चर करेगा। तो ऑप्शन प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब जो मलेरिया का जो साइकिल हमारी बॉडी में चलता है, ह्यूमन्स के अंदर कौन सा साइकिल चलता है, तो वो असेक्सुअली होगा। लेकिन जो हमारे ह्यूमन है, ठीक है, वो हमारा
इंटरमीडिएटेड होस्ट है, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर मलेरिया पनप रहा है। जैसे कि मलेरिया का लार्वा हमारी बॉडी में गया और वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो असेक्सुअल तरीके से ही हो रहा है, ठीक है। और वो कि अब हम लोग क्या बन गए भाई, मलेरिया तो हमारे अंदर आके मतलब क्या पल पोस रहा है, ठीक है, वो बड़ा हो रहा है, हम उसको मलेरिया को पाल रहे हैं, ठीक है, हालांकि वो बीमारी कर रही है लेकिन मलेरिया को हम लोग पाल रहे हैं। तो हम क्या हो गए, हम उसका इंटरमीडिएटेड होस्ट बन गए मलेरिया के, ठीक है। और जो मॉस्किटो क्या है, हमारा डेफिनेटिव होस्ट है, और हम जो मनुष्य क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएटेड होस्ट। तो ये क्वेश्चन आते हैं और आप ज़रूर इसको पढ़ें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि ये दोनों साइकिल चलती कहाँ हैं, सिजोगोनी और स्पोरोगोनी। तो स्पोर्स बोला गया है, ठीक है, स्पोरोगोनी। तो जो सिजोगोनीट होती है ये इंटरमीडिएटेड होस्ट कंप्लीट करता है, ठीक है, और जो स्पोरोगोनी है वो डेफिनेटिव होस्ट करता है, क्योंकि जो स्पोरोगोनी होती है ये मच्छर के स्टमक में कंप्लीट होती है ये साइकिल, ठीक है। ये कहाँ होगी, मच्छर के स्टमक में। तो हो सकता है इसके ऊपर से क्वेश्चन बन जाए, स्पोरोगोनी मॉस्किटो के पेट में, स्टमक में ये साइकिल चलती है, ठीक है, वहीं पर कंप्लीट होती है। और सिजोगोनी हमारे ह्यूमन बॉडी में, लेकिन वो दोनों असेक्सुअल तरीके से ही होती है। अभी एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था, वो बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था इन दोनों की चीज़ों से, ठीक है, तो वो यहाँ पर क्लियर कर ले। सिजोगोनी हमारे बॉडी के अंदर इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर कंप्लीट होती है, लेकिन वो असेक्सुअल तरीके से होती है। और जो स्पोरोगोनी आप पेट में, स्टमक में, तो वो भी असेक्सुअल तरीके से ही होगी, लेकिन वो मॉस्किटो के स्टमक में होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़े ज़रूर अच्छे से। बाकी तो कन्फ्यूज़न के लिए था, सिजोगोनी और स्पोरोगोनी बहुत ईजी आंसर था इसका। आगे देखते हैं, आफ्टर अ फॉरजन सब्सटेंस एंटीजन चैलेंजेस इन विच फेज द एंटीबॉडीज कैटाबोलिज्म। देखो ये क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी से ही दिया गया था, लेकिन बहुत इजी है, ठीक। तो ये इसका आंसर क्या, अब ये देखो माइक्रो, ऐसा लग रहा है कि ये इम्यूनोलॉजी सीरोलॉजी का टेस्ट वो क्वेश्चन है, लेकिन ये नहीं, ये जनरल माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करना है। ये क्या है, जनरल माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ दे तो इस तरीके से रहा है कि वो सीरोलॉजी का टेस्ट है, ठीक। तो एक विदेशी प्रतिजन चुनौती के बाद किस चरण में प्रतिरक्षा का अपचयन होता है, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ों पहले तो इनको डिस्कस कर ले कि डिक्लाइन फेज क्या होता है, लेग फेज क्या होता है, लॉग फेज क्या होता है, और पाइटियस फेज होता है। जो पठार चरण होता है वो हमारा, देखो वो तो एक कन्फ्यूज़न करने के ले दिया है, ठीक है, इसकी जगह स्टेशनरी फेज आ सकता था। तो मेन होता है डिक्लाइन, लेग और लॉग, ठीक है। तो सबसे जो फर्स्ट होता है जिसमें हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, उनको इन्वायरमेंट देते हैं, भरण पोषण करवाते हैं, वो लेग फेज होता है। उसमें बैक्टीरिया क्या होता है, खाना, मैंने बैक्टीरिया का जो उसमें पढ़ाया है वो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो आप देख सकते हो उस वीडियो में, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि लेग फेस होता है क्या, उसमें हम खाना पीना देते हैं बैक्टीरिया को, लेकिन वो खा पी के सिर्फ मोटे होते हैं, ठीक है, अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाते। डेवलपमेंट कर ले लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन लॉग फेस में होता है। लॉग फेस में क्या करते हैं, वो अपना डेवलपमेंट के साथ साथ वो मल्टीप्लाई भी होते हैं, नंबर में भी इंक्रीज होते हैं, तो वो लॉग फेस में होता है। डिक्लाइन फेस में क्या होता है, बैक्टीरिया मरने लगते हैं। लेकिन यही तो बोला गया है कि जो आफ्टर अ फॉरेन सब्सटेंस की बात होगी, अगर बाहर तरफ से हमारी बॉडी में कोई एंटीजन जाएगा तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया को क्या करेगा, मारेगा ना वो। भाई हम कोई भी दवाई गोली खाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगी, दवाई गोली क्या करेगी, बैक्टीरिया को कम करेगी। तो कम करने का मतलब होता है गिरावट का चरण, ठीक है, इसलिए इसका आंसर ए आया है। क्वेश्चन को समझना है, जैसे हम दवाई गोली खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में जाके क्या करेगी, बैक्टीरिया को कम करेगी ना, तो उस फेज को क्या बोलते हैं, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो वो डिक्लाइन फेज आएगा, गिरावट का चरण। लेग फेज में बैक्टीरिया को इन्वायरमेंट वो जैसे उनको हम खाना पीना देते हैं, कल्चर प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो क्या करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे, तो वो मोटे होते हैं, खा पी के अच्छे एकदम तगड़े हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो लॉग फेस होता है उसमें मल्टीप्लिकेशन भी होने लगते हैं, वो 1 का 2, 2 का 4, 6 का 8, 10, 15, 20 वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जो डिक्लाइन फेज में क्या हो जाता है, उसमें वो मरने लगते हैं बैक्टीरिया। तो इसमें यही बोला कि आफ्टर अ फॉरेन एंटीजन चैलेंजेस, जो हमने एंटीजन डाला गया है विदेशी प्रतिजन चुनौती के बाद, किस चरण में प्रतिरक्षा का अपचयन होता है, कैटाबॉलिज्म होने लगता है, मतलब मरने लग जाते हैं, तो वो डिक्लाइन फेज में, ठीक। तो आप वीडियो में जाके और इसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिस्टम रिकॉग्नाइज 5 किंगडम ऑफ लिविंग थिंग्स, मोरेना, ठीक है, मोनेरा आ गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई,
प्लेटिनाई एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, कौन सी प्राणी जीवित चीज़ों में 5 साम्राज्यों को पहचानती है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो इसका जो आंसर देखो, आंसर तो दिखेगा और मैंने ये पहले ही बता दिया और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, 5 जगत प्रणाली का वर्गीकरण किया गया था ना। तो इसका आंसर जो आएगा वो व्हिटेकर प्रणाली। ठीक है, तो ये तो हमें बहुत ही 11वीं 12वीं में हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक गिवन बिलो विच इज नॉट कंसिडर टू डिस्टिंग्विश प्रोकैरियोटिक फ्रॉम यूकैरियोटिक। ठीक है, नीचे दी गई विशेषताओं से जो प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से अलग नहीं माना जाता है। देखो कहने का, देख इसमें घुमाया गया है, इसमें क्या पूछा गया कि वो प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स को से अलग नहीं माना जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स हो, इसमें समझना है, प्रोकैरियोटिक्स को यूकैरियोटिक्स से अलग नहीं माना जाता है, मतलब वो भी यूकैरियोटिक्स की तरह ही है, लेकिन इनमें से नीचे दी गई विशेषताओं में से कौन सा ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सब मतलब ऐसा कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक्स में वो चीज़ें कम होगी। तो इसमें देखेंगे, हम दोनों में देखेंगे, एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियर इन मेम्ब्रेन, तो क्या होगा, ये तो दोनों में होगी, प्रोकैरियोटिक्स में भी होगी और ठीक है यूकैरियोटिक्स में भी देखने को मिलेगी। अलग नहीं माना जाता पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रोटीन लेवल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो अलग नहीं आ जाएगा। इनमें डिफरेंसेस तो है, कोई किसी में जैसे यूकैरियोटिक्स में प्रोकैरियोटिक्स को, इसमें क्या पूछा गया था, प्रोकैरियोटिक्स को यूकैरियोटिक्स से अलग नहीं माना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, तो वो तो होती है। ठीक है, तो जो प्रोटीन लेवल है वो इससे अलग नहीं माना जाता, वो दोनों में समान होता है। बाकी जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो उससे अलग माना जाता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें भी अलग माना जाता है, इसकी भी जो रहेगी वो अलग अलग होगी। कहने का मतलब होता है जो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वो दोनों में अलग अलग होंगी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में भी अलग होगी और यूकैरियोटिक्स में अलग नहीं अलग अलग होगी। तो यहाँ पर तो ऐसा जो ऑब्जेक्टिव ऑप्शन बताना है, जो प्रोटीन आया वो क्यों है, उसको अलग क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स में भी प्रोटीन होगा और यूकैरियोटिक्स में भी प्रोटीन होगा, इसीलिए। वरना दोनों स्मॉल साइज तो दोनों का होगा। ठीक है, ऑप्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनलेस साइटोप्लाज्म, ये भी इससे भी हम लोग मान सकते हैं, लेकिन दोनों में प्रोटीन होगा, इसीलिए प्रोटीन स्तर प्रोकैरियोटिक्स में भी होगा और यूकैरियोटिक्स में भी होगा, इसलिए इसको अलग नहीं माना जाता है। किसको, प्रोटीन स्तर को। इस तरीके से हम लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अलग माना जा सकता है, और इनमें क्या दे देंगे, सब प्रोटीन आ जाएगा और कुछ चीज़ें इसको मेंशन करके दे सकता है, तो आप इसको तैयार करके रखें। बाय विच मेथड डिवीजन टेक प्लेस इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में विभाजन किस विधि से होता है? तो जो प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में कौन आता है, बैक्टीरिया। जो हमारे बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक ग्रुप में आते हैं, और बैक्टीरिया में मैंने पढ़ाया है कि जो बैक्टीरिया आता है वो बाइनरी फिजन होता है, द्विविखंडन। ठीक है, इसमें विभाजन कौन सा होता है, द्विविखंडन, बाइनरी फिजन। ठीक है, तो राइट इसका आंसर आएगा बाइनरी फिजन। अब ध्यान से पढ़ना, बैक्टीरिया में द्विविखंडन होता है, बैक्टीरिया 1 का 2 होते हैं। ठीक, बाइनरी फिजन होता है, ना ही उसमें ऑस्मोसिस, मिटोसिस, ठीक है, और ना ही उसमें डिफ्यूजन्स होता है, सूत्री विभाजन होता है, वो बाइनरी फिजन होता है, द्विविखंडन होता है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया स्प्लिट ओनली अक्रॉस देयर शॉर्ट एक्सिस देयर फॉर द पैटर्न फ्रॉम बाय दैम आर लिमिट। किस प्रकार के जीवाणु केवल अपने छोटे अक्षों में विभाजित होते हैं? ठीक है, इसके लिए उन्हें उनके द्वारा बनाए गए स्वरूप सीमित होते हैं। ठीक है, अब देखो, स्पाइरिला, वाइब्रियो, कोकाई और बेसिलाई। तो इसका बेसिलाई आंसर क्यों होता है? अब बेसिलाई का मतलब होता है छड़। देखो, जो विब्रियो होगा, सबसे पहले स्पाइरल देखें, स्पाइरल क्या, बैक्टीरिया स्पाइरिला का मतलब होता है स्पाइरल टाइप का। ठीक है, अगर वो टूट जाएंगे, ठीक है, अगर वो क्या अपने छोटे अक्षों में विभाजित हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, वो पूरे रफ्चर हो जाएंगे,
विब्रियो कोलेरा भी अगर वो आधा होगा तो वो आधा कैसे हो सकता है, और अपना वो आधा हो जाएगा तो वो स्प्रिंग विब्रियो वो कप टाइप का दिखेगा नहीं ना। ठीक है, उसमें यही तो पूछा गया है कि वो आधे भी हो जाएंगे, ठीक है, अपने अक्षर में टूट भी जाएंगे तो वैसे की वैसे ही दिखेंगे, भले वो छोटे दिखेंगे लेकिन। तो ऐसा ऐसी कौन से, अब कोकाई है, कोकाई को आधी कर दो तो फिर वो गोल नहीं बचेगी। ठीक है, समझने वाली बात है इसमें। जो स्पाइरल है उसको हम बीच में से काट देंगे तो वो सेम आकार का दिखेगा नहीं, भले वो पूरे ही उसका आकार ही कंडीशन ही बदल जाएगी। ऐसे विब्रियो है, विब्रियो को हम आधा काट देंगे या उसको छोटा कर देंगे, अक्षों में विभाजित बोला ना, विभाजित मतलब काटना, तो काट देंगे तो विब्रियो भी फिर विब्रियो थोड़ी बचेगा। और कोकाई को भी हम कोकाई को बीच से आधा काट देंगे, विभाजित कर देंगे तो वो कोकाई नहीं बचेगी। लेकिन जब बेसिलस क्या है, ये एक रोड शेप में होता है, तो इसको हम आधा कर देते, बीच से काट देंगे तो छोटे छोटे बेसिलाई तो दिखेंगे ना, इसमें आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो समान दिखेंगे, स्वरूप दिखेंगे और सीमित होते हैं। ठीक है भाई, स्वरूप मतलब समान रूप दिखेगा, आकार में भले छोटे दिखेंगे लेकिन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है, इसीलिए इसका आंसर बेसिलाई आया है। इसी तरीके से और भी इसमें क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेम ऑफ द प्रोटेक्टिव जेलाटिनियस कवरिंग लेयर प्रोडक्ट बाय सम बैक्टीरिया आउटसाइड द सेल वॉल। अब कोशिका भित्ति के बाहर कुछ जीवाणु द्वारा निर्मित सुरक्षात्मक जिलेटिनस आवरण परत का नाम बताइए। ठीक है, तो इसमें देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें लूज स्लिम तो आएगा नहीं, ऐसा कुछ हमने पढ़ा भी नहीं है बैक्टीरिया में। ठीक है, और ना ही हमने अपेंडिजिनस ऐसी चीज़ें पढ़ी थी। अब दिक्कत है यहाँ पर, अब फ्लेजिला भी नहीं आएगा, फ्लेजिला तो उसको मूवमेंट करवाता है। लेकिन जो कैप्सूल्स होती है, सबसे जो बाहरी लेयर पूछा गया है, कैप्सूल क्या होती है, उसको इन्वायरमेंट से क्षतिग्रस्त होने से, ये उसको बाहरी जो एटमॉस्फेयर है उससे बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। तो कौन इसका आंसर आएगा, कैप्सूल। और अगले उसमें आ जाएगा मूवमेंट के लिए, तो मूवमेंट के लिए तो फ्लेजिला होगा। ठीक है, इसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है, फ्लेजिला के बारे में बताया, फ्लेजिला के भी प्रकार है। ठीक है, लोपो, एम्फी, पेरीटाइकस, एक होगा तो क्या बोलेंगे, दो होंगे तो क्या बोलेंगे, चारों तरफ फ्लेजिला होंगे तो उस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। ठीक है, जैसे चारों तरफ होगा तो पेरीट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइपस, लोकोट्राइपस, ये सारी चीज़ें बताई है। तो उसके ऊपर से क्वेश्चन बन सकते हैं। आज तो ये कैप्सूल के ऊपर से बना है, कल फ्लेजिला के ऊपर से भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो विच नोट बैक्टीरिया इन द बेसिलाई फैमिली। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बेसिलाई का कुल का जीवाणु नहीं है, बेसिलाई का नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देखें हम तो, कोको एंड बेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या ऑब्लिगेटेड एरोबिक एंड स्ट्रिक एनारोबिक, तो या सिम्टम्स या एंजाइम्स। ठीक है, तो इसमें देखो जो बेसिलाई होगा तो वो हम पढ़ा है, वो कोकाई भी हो सकते हैं और कोको बेसिलाई। ठीक है, अभी इसमें अलग करके दे दिया है, उसमें ये एंड नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है, इसलिए आंसर थोड़ा गलत हो रहा है, लेकिन इसमें को बेसिलाई तो दिया है ना, तो बेसिलाई तो आएगा, इसलिए ये आंसर गलत नहीं होगा। हालांकि इसको शॉर्ट करके देना चाहिए था, कोको बेसिलाई देना था। ठीक है, और जो बेसिलाई होंगे वो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हम पढ़ चुके हैं। ओब्लिगेटेड बेसिलाई, ठीक है, या एरोबिक बेसिलाई, एनारोबिक बेसिलाई हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है, सिम्टम्स। ठीक है, क्या साइटप्स ऐसे कुछ बैक्टीरिया होते ही नहीं है, और ना ही अब एंजाइम है तो एंजाइम बैक्टीरिया थोड़ी होगा, इसलिए इसका आंसर डी है। इस तरीके से हमें समझना है भाई, कोको बेसिलाई, बेसिलाई का ये अपना गुण है, बेसिलाई पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और ओब्लिगेटेड एरोबिक्स भी होते हैं, एनारोबिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया इसमें, हु आर द स्पेशल ट्रेन पर्सनल हु prepared cytology slide and examination them under the microscope diagnosis various type of disease include some type of cancer। ठीक है, कहने का मतलब विशिष्ट रूप से प्रतिरक्षी कर्मी कौन होते हैं जो साइटोलॉजी स्लाइड तैयार करते हैं, साइटोलॉजी स्लाइड कौन बनाता है, और कुछ प्रकार के कैंसर सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निदान करने के लिए माइक्रोस्कोपिक तहन उनकी जांच करते हैं। ठीक है, अब साइटोलॉजी की पूरी सेल्स का विश्लेषण कौन करेगा, साइटोलॉजिस्ट। जैसे माइक्रोबायोलॉजी की पूरा विश्लेषण कौन कर सकता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तो नाम से ही पता चल रहा है। इसलिए अब इसमें पूरा सेल्स, कैंसर सेल्स हो या कुछ भी सेल्स हो, साइटोलॉजी की स्टडी कौन कर सकता है, साइटोलॉजिस्ट। ठीक है, या साइटोटेक्नोलॉजिस्ट,
तो इसमें क्या आएगा, साइटोटेक्नोलॉजिस्ट का राइट आंसर आएगा। भाई साइटो इंजीनियरिंग तो हो नहीं सकता है, ठीक है। अब ये बाकी सब कन्फ्यूज़न करने के लिए दिया है। ऐसे ऐसे अगर आप हिस्टो के ऊपर से दे देंगे तो हिस्टोलॉजिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पैथोलॉजी की बात आएगी तो पैथोलॉजिस्ट हो जाएगा। अगर पूरी पैथोलॉजी में जो आखिरी में जो रिजल्ट कौन देखता है, तो टेक्नोलॉजिस्ट तो देखता नहीं है, तो उसको कौन देखता है, पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़े, ऐसे क्वेश्चन और बन सकते हैं। आफ्टर मोस्ट ऑफ द एबनॉर्मलिटीज डिटेक्शन बाय द साइटोलॉजिस्ट, अब साइटोलॉजिस्ट भी देख लिया, और हु एग्जामिन देम द बिफोर द फाइनल डायग्नोसिस इन मेड, ठीक है। अब फाइनल डायग्नोसिस कौन करेगा, फिजिशियन करेगा, सर्जन करेगा, एमबीबीएस डॉक्टर करेगा, या पैथोलॉजिस्ट करेगा। तो भाई उसमें ना फिजिशियन का एक लिए यहाँ काम करेगा, और ना ही सर्जन करेगा, एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं करेगा। तो फाइनल रिजल्ट अभी मैंने बताया कि वो फाइनल रिजल्ट कौन करेगा, पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। कि लेब की बारी हो रही है, तो लेब में एमबीबीएस डॉक्टर आएगा नहीं, सर्जन आएगा नहीं, और फिजिशियन तो आएगा ही नहीं। लेब का जो मालिक होता है वो पैथोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करें। इसका फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द विच इज नॉट अ स्मीयर इन साइटोलॉजी, निम्नलिखित विकल्पों में से कोशिका विज्ञान में धब्बा नहीं है, ठीक है। मतलब साइटोलॉजी का स्मीयर नहीं है। जैसे स्मीयर फ्रॉम यूरिन का स्मीयर बनाते हैं कि नहीं बनाते, वेजाइनल का स्मीयर तो बनाते ही है, सर्वाइकल का स्मीयर तो बनाते ही है, और स्पेक्ट्रम का स्मीयर, ठीक है। अब देखो वेजाइनल, अब साइटोलॉजी की बात हो गई है, तो इसमें वेजाइनल और सर्वाइकल स्मीयर तो कन्फर्म है, वो तो होता ही होता है। कन्फ्यूजन हो रही है स्मीयर फ्रॉम यूरिन और स्पेक्ट्रम, तो यूरिन का तो बनाएंगे ही भाई साहब, ठीक है। लेकिन किसका नहीं बनाएंगे, स्पेक्ट्रम। भाई ये वर्ण स्पेक्ट्रम देख रहे हो, वो हमें कलर दिखाने के लिए यूज़ होता है, तो ये कन्फ्यूज़न करने के लिए स्पेक्ट्रम दे दिया है। वर्णक, ठीक है, जो हम इसमें 7 रंग दिखाई देते हैं ना इंद्रधनुष के, वो स्पेक्ट्रम है ये। तो स्पेक्ट्रम इसका गलत आंसर है। यहाँ पर तो राइट हो जाएगा कि धब्बा नहीं है, ठीक है, कि साइटोलॉजिकल स्मीयर नहीं है, तो वो स्पेक्ट्रम आएगा। 99 देखते हैं, विच क्या फिल्टर्स ऑफ ग्रेडेड पोर साइज आर यूजफुल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सेल फ्रॉम द मोस्ट बॉडी फ्लूइड, ठीक है। शरीर के अधिकांश तरल पदार्थों में कोशिका की सांद्रता के लिए वर्गीकृत छिद्र आकार के कौन से फिल्टर उपयोगी, ये तो आपको बहुत इजी है। सेल्यूलोज मेम्ब्रेन आप पढ़ते आ रहे हो, अभी तक तो बहुत यही पढ़ रहे हो कि सेल्यूलोज मेम्ब्रेन ही हमारे मेटल नॉन मेटल जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड उनको फिल्टर करते हैं। क्योंकि जो हमारा कोशिका है, कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है। लेकिन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन नहीं दिया है, यहाँ पर सेल्यूलोज मेम्ब्रेन दिया, तो सेल्यूलोज मेम्ब्रेन, बाकी ऑप्शन सब कन्फ्यूज़न करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दें कि इसका जो आंसर आएगा सेल्यूलोज एसिटेट मेम्ब्रेन, ठीक। बाकी सब सारी चीज़ें है ना, ये कन्फ्यूज़न करने के दे देते हैं। इसमें देखते हैं, इन द डिसऑर्डर हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन, हाइपर का मतलब होता है हाई हो सकता है या ओवर हो सकता है, ठीक है। ऑफ द रूट वर्ड टेंशन, तो रेफर टू व्हाट, जैसे हाइपर को हम लोग हाई भी बोल सकते हैं और ओवर भी बोल सकते हैं, तो टेंशन के लिए क्या आएगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें तो पूछी गई है। हाइपर टेंशन क्या क्यों होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से, किससे होना, हाइपर, ब्लड प्रेशर कम होने से हाइपो, और बढ़ने से हाइपर, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या आ रहा है, ब्लड प्रेशर आ रहा है, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, या तो हाई होगा तो हाइपरटेंशन होगा, और लो होगा तो हाइपोटेंशन। शब्द को याद रखना, अधिकतर इसको टेंशन को लेकर वो तनाव लिख देते हैं, ठीक है, या चिंता लिख के आ जाते हैं कोई तो वो आंसर गलत है, ठीक है। इसका आंसर क्यों आएगा, दबाव क्यों आएगा, प्रेशर, ठीक है। हम लोग क्या नापते हैं, ब्लड प्रेशर, दबाव देखते हैं, उसमें देखते हैं ना, ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर टेंशन, मतलब ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है ना, और कम हो रहा तो उसको कंडीशन को क्या बोल देंगे, हाइपोटेंशन, ठीक है। तो अगली बार अगर इसमें हाइपर की जगह हाइपो लिख दिया और इसमें टेंशन ही पूछा, तब भी इसका प्रेशर ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, ठीक है, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो। अब हाइपर पूछ लिया और अगली बार हाइपो पूछ लिया, तो भी आंसर इसका प्रेशर ही आएगा, क्योंकि प्रेशर तो पड़ेगा ना, चाहे वो बढ़ेगा तो भी टेंशन का मतलब होता है प्रेशर ही, ठीक है। अब यहाँ टेंशन का मीनिंग पूछा तो हम ऐसे ही समझेंगे इसको, ठीक है। हाइपर टेंशन, तो टेंशन का मीनिंग ये पूछा है, और हाइपर टेंशन क्यों बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से, बीपी बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन, और बीपी लो होगा तो हाइपोटेंशन। लेकिन टेंशन तो रहेगा, तो टेंशन का तो क्या मतलब, प्रेशर ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझे
और हम और स्पेशल क्लासेस लेके आ रहे हैं। ठीक है, अभी क्या हम लोग क्या करें, स्पेशल क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं 2025 के लिए। तो आप सभी लोग जुड़े रहें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट्स कर दें, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। ठीक है।